हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जिनवू जब बॉबी का हाथ अपने हाथ में लेता है तो उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ जेसिका परेशान सी खड़ी है। फिर वो दोनों उसे लेने निकलते हैं। इधर इवेंट डिले होने से बॉस बहुत परेशान हो रही हैं। बॉबी और जिनवू उस प्लेस पे आते हैं जहां जिनवू ने उसे बॉबी के फ्यूचर में देखा था और वहीं सामने उन्हें जेसिका दिख जाती है। जेसिका बॉबी को देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो बिना कुछ कहे ही चली आई थी और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। ये सब लोग यहाँ से इवेंट वाले वेन्यू पर जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि सब लोग उनकी वेट कर रहे थे। बॉबी बॉस को आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है और जिनवू को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। जिनवू बॉबी और जेसिका दोनों को बारी बारी से देख रहा होता है तो जिन्ही को मिनसुक बोल रही है कि जिनवू को देखो, आज तो वो जेसिका से नज़र ही नहीं हटा पा रहा। तभी हम देखते हैं कि जिन्ही ने वापस शूज़ छोड़ के अपने हाई हील्स पहन लिए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले जिनवू ने जेसिका की हाइट की तारीफ की थी। अब जेसिका जाने से पहले बॉस को कोरियन लैंग्वेज में गुड बाय बोलती है और बताती है कि बॉबी कोरियन है तो मैंने भी थोड़ी थोड़ी सीख ली है। जब वो जिनवू को गुड बाय बोलती है तो वो उससे पूछती है कि बॉबी ने आज जो भी हुआ मुझे सब कुछ बताया है, तो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया था? क्या तुम्हारे में कोई पावर है? जिनवू कहता है वो सब छोड़ो, पर मैंने इतना जरूर जान लिया है कि बॉबी के लिए तुम्हारी फीलिंग्स वन साइडेड नहीं है। जेसिका हैरान हो जाती है। जिनवू कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम चली गई थी तो तुम्हें ढूंढते वक्त बॉबी बहुत परेशान हो गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी ऐसा ही कुछ फील किया था, तो मैं समझ सकता हूँ। फिर वो कुछ दूर खड़ी जिनी की तरफ देखता है और जेसिका से कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे सामने एक्सप्रेस नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। जेसिका बॉबी को देखती है तो वो भी स्माइल करने लगता है। जिनवू ने तो उसका काम ही आसान कर दिया। जेसिका जाते जाते जिनवू को थैंक्स बोलने के लिए किस करती है और जिनी के एक्सप्रेशंस तो यहाँ देखने लायक होते हैं। जब सब लोग बाहर जाने लगते हैं तो जिनवू जिनी को रोककर जेसिका के किस को एक्सप्लेन करने लगता है। वो बोलता है कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, फॉरेन में तो ये सब कॉमन होता है। जिनी कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने पॉपुलर हो। नेक्स्ट सीन में मिनसुक जिनी को बताती है कि मैंने बॉस के साथ जिनवू को बात करते हुए सुना है कि जिनवू कल से जॉब छोड़ रहा है। जिनी ये सुनते ही भागकर बॉस के कैबिन में पहुंचती है पर वहाँ पर जिनवू नहीं होता और वो बाहर आ जाती है। वो सब तरफ जिनवू को ढूंढने लगती है पर वो जा चुका होता है। वो बहुत उदास सी हो जाती है। इधर कैफे में ओयंग जिनवू से कहता है कि कस्टमर्स तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, पर वो मना कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे वो लड़की मिलती है जो अपनी जॉब के बारे में पहले उससे पूछने आई थी। वो बताती है कि तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे बॉस को इंस्पेक्शन टीम वाले अपने साथ ले गए। वो लड़की जिनवू को थैंक्स बोलने के लिए उसके लिए केक लाई होती है पर जिनवू उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर जिन्ही शोरूम में उदास सी होती है और उसका जॉब में भी मन नहीं लग रहा होता। मिनसुक उससे वजह पूछती है। तभी वहाँ पर जेसिका और बॉबी आ जाते हैं। वो लोग बॉस से इवेंट वाले दिन जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने आए हैं। इसके बाद वो लोग बॉस के साथ अंदर कैबिन में जाते जाते जिन्ही से मिलने के लिए उसके पास आ जाते हैं और उससे जिनवू के बारे में पूछते हैं। तो जिनी उसके जॉब छोड़ने की बात बताती है। जेसिका जिनी से पूछती है क्या तुम जिनवू को पसंद करती हो? तो ये सुन के वो एकदम से शॉक हो जाती है और हड़बड़ाने लगती है और मना कर देती है। जेसिका कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें चाहता है और उस दिन इवेंट में उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें भी कही थी जिससे मुझे लग रहा है कि उसने भले तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है पर मुझे पता है कि वो उस दिन अपनी ही बात कर रहा था। उन लोगों के जाने के बाद जिन्ही जिनवू को फ़ोन करने लगती है कि तभी ह्यूनसियो का फ़ोन आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कल शहर से बाहर जा रहा है, इसलिए उसे मिल नहीं पाएगा। जिनी फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या करे। इधर कैफे में फिर से वही लड़की आती है जिसका जिनवू ने फ्यूचर बताया था। वो जिनवू के बारे में ओयंग से पूछती है। वो उससे पूछती है कि क्या जिनवू की कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर ओयंग बताता है कि मैं तुम्हारे सपने तोड़ना तो नहीं चाहता पर जिनवू की गर्लफ्रेंड बनना आसान नहीं है। वो जिनवू की स्पेशल पावर के बारे में उसे बताता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था
तो इसी पावर की वजह से उसका बचपन भी नॉर्मल नहीं रहा। लोग उसको अलग ही नज़रों से देखते थे और उस ट्रॉमा की वजह से वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। मुझे भी उससे दोस्ती करने में बहुत वक्त लग गया था। वो लड़की पूछती है मतलब उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ओयंग कहता है कि उसने पास्ट में कुछ लड़कियों को डेट किया जरूर है, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी को लेके सीरियस था। पर हाँ, आजकल वो बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। इधर जिनवू जिनी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है और उसकी उस बात को भी जिसमें उसने नैमसन टावर का जिक्र किया था। अगले दिन जिन्ही नैमसन टावर पर अकेली ही चली जाती है और जिनवू भी वहीं होता है। तभी जिन्ही पीछे से आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही आया था। वो लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। फिर जिन्ही कहती है कि मैं जा रही हूँ। तभी जिनवू उसे आवाज़ देता है और कहता है कि हम आज अगर यहाँ मिल ही गए हैं तो क्यों ना एक दिन साथ में स्पेंड करें। वो कहता है कि यहाँ पर सब लोग कपल्स में ही हैं, तो मैं अकेला एम्बेरस हो रहा हूँ। सिर्फ आज के लिए तुम खुद को मेरी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड कर सकती हो। जिनी हेजिटेट करती है और तो वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, पर सिर्फ आज के लिए। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो लोग साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शाम को वो दोनों जब साथ में बैठे होते हैं तो जिनी नैमसन टावर की कलरफुल लाइट्स को देख रही होती है, तो जिनवू अचानक आगे बढ़कर उसे किस कर देता है। जिनी उठ खड़ी होती है और उसे वापस चलने के लिए बोलती है। बाद में जिनवू जब उसे घर छोड़ने आता है तो जिनी जिनवू को कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें लाइफ में कोई बहुत अच्छा मिलेगा। जिनवू कहता है क्या तुम मेरा फ्यूचर देख रही हो। फिर वो धीरे से अपने मन में बोलता है कि वो तो मेरा काम है। वो जिनी को कहता है कि चलो हम देखें कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या है। वो जिनी के गालों पे हाथ रखता है और फिर से उसको वही सीन दिखता है जो उसने पहली बार जब उसका हाथ पकड़ा था तब देखा था। एकदम से वो घबराकर अपना हाथ हटा देता है और टेंशन में आ जाता है। वो जिनी को जाते हुए देख रहा है और सोच रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। अगले दिन जिनवू ह्यूनस्यो और जिनी पर नजर रख रहा होता है। वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में होते हैं। तभी ओयंग का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि कैफ़े में कस्टमर्स तुम्हारी वेट कर रहे हैं और मेरा बिजनेस ठप हुए जा रहा है। पर जिनवू उसे कहता है कि जिनी अभी भी सेफ नहीं है, तो मुझे किसी भी हाल में उसे बचाना है। जिनवू ह्यूनस्यो और जिनी का पीछा कर रहा होता है। ह्यूनस्यो जब जिनी को घर छोड़ने आता है तो वो उसे आई लव यू बोलता है और किस भी करता है। जिनवू ये देखकर सैड हो जाता है। तभी वो देखता है कि जिनी के चले जाने के बाद वो ब्लैक कैप वाला आदमी वहाँ आता है और ह्यूनस्यो उसे एक एनवलप देकर वहाँ से चला जाता है। जिनवू आकर ये सब ओयंग को बताता है तो ओयंग फ़ोन करके पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी बेल पे बाहर आ गया है। जिनवू को जब ये पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाता है। वो ओयंग को ह्यूनस्यो पे नज़र रखने के लिए कहता है। ओयंग उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। इस पर जिनवू उसे याद दिलाता है कि जिनी तुम्हारी भी तो एंजल है ना, तो हम दोनों को मिलकर उसे बचाना ही पड़ेगा। इधर मिनसुक जिनी को कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तो वो बोलती है कि क्या मुझे ह्यूनस्यो के साथ अपनी रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं और वेट नहीं कर सकती। मिनसुक उसे जिनवू के साथ नई लाइफ शुरू करने के लिए एडवाइस देती है। थोड़ी देर के बाद ओयंग वहाँ पर कस्टमर बन के आता है और मिनसुक को अपनी बातों में उलझा लेता है और उसे अपने साथ कैफे में एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। मिनसुक कहती है ये तो वही कैफे है ना जहाँ पर वो फेक साइकिक आता है। वो मान तो जाती है पर जिनी को भी अपने साथ बुलाने लगती है, तो ओयंग यहाँ उसे रोक देता है और अकेले चलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू उस ब्लैक कैप वाले आदमी का पीछा कर रहा है और वो ब्लैक कैप वाला आदमी किसी और से एक एनवलप ले रहा है। इधर मिनसुक ओयंग को कैफे में बोलती है कि तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं तुम्हें शोरूम में देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारा यहाँ आने के पीछे कोई मकसद है। ओयंग उससे जिनी के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो मिनसुक बताती है कि ह्यूनस्यो बहुत स्टाइलिश हैंडसम लड़का है और उसकी खुद की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। पहले वो एक स्टॉक कंपनी में काम करता था। ओयंग के पूछने पर उस कंपनी का नाम उसे नहीं पता होता, पर वो बताती है कि वो जिनी की सारी मनी को भी मैनेज करता है। वो ओयंग को ह्यूनस्यो का विजिटिंग कार्ड भी देती है जो कि जिनी ने उसे दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस ब्लैक कैप वाले आदमी को किसी का फ़ोन आता है और जिनवू उसके पीछे जा रहा होता है। तभी एक तेज़ स्पीड से आ रही कार उसे उड़ा देती है और उस आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।